व्हाट्सअप क्लास। माय नेम इज़ विक्रम प्रजापत और आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर अपन 12th आरबीसी बोर्ड चैप्टर नंबर 14 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक अपन ने जो पढ़ा था चैप्टर नंबर 14 के बुक के बीच वाला जो भी मैटर है, मतलब बुक के मिडल वाला जो भी मैटर है, वो अपन ने अच्छे से रीड किया था और अपन ने प्रैक्टिकल भी किया था। 10 क्लास अपनी प्रैक्टिकल की हो चुकी है एसक्यूएल के अंदर और 5-4 क्लास अपन ने थियोरेटिकल रीड की थी एसक्यूएल की, है ना। तो आज के इस ट्यूटोरियल से अपन जो चैप्टर नंबर 14 है उसके बुक के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। और आरबीसी बोर्ड के अंदर 100 में से 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो बुक के पीछे वाले ही आते हैं। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर नंबर 14 के मिड वाले जो भी टॉपिक अच्छे से नहीं समझे तो कोई समस्या नहीं है। अभी तक टाइम गया नहीं है। आप लोग क्या करोगे, जो चैप्टर नंबर 14 है उसके पीछे वाले क्वेश्चन आंसर को ढंग से समझ लो और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और बेटर तो ये रहेगा कि आप पहले बुक के मिड वाले टॉपिक को देखो, फिर बुक के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर को देखो, है ना। तो अब मैं जो भी ये चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर आज के इस ट्यूटोरियल से समझा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इसको एक अलग से कॉपी में अच्छे से लिख लेना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बोर्ड के एग्ज़ाम में 100 में से 90% क्वेश्चन कौन से आते हैं, बुक के पीछे वाले आते हैं। अगर आप चाहते हो तो इसकी एक अलग से कॉपी भी बना सकते हो जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे चैप्टर नंबर 13 के, 14 के, 15 के, क्योंकि 100 में से 90% ये आना है। और 10% जो होता है बुक के बीचों बीच वाला, और बुक के बीचों बीच वाला तो मैटर काफ़ी होता है। अभी पिछले 15 दिनों से बुक के बीचों बीच वाला ही मैटर चल रहा था, है ना। और अब से बुक के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर हैं। तो आपको जैसे सूटेबल लगे वैसे कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक कॉपी बना लो, उसमें पहले बुक के बीचों बीच वाली थ्योरी लिख लो जो भी टॉपिक पढ़ा है, और इसके बाद उसके बुक के पीछे वाले क्वेश्चन लिख लो। और अगर आप चाहते हो तो बुक के पीछे वाले क्वेश्चन की एक अलग कॉपी बनाओ और बुक के बीचों बीच वाले मैटर की अलग कॉपी बनाओ। तो आप जैसे चाहते हो वैसे कर सकते हो, आपको पूरी आज़ादी है। और जो बुक के बीचों बीच वाले मैटर नहीं लिखना चाहता कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम आपको बुक के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से नोट करने हैं बेटा, ये ध्यान रखना। दैट्स क्लियर। तो आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर चैप्टर नंबर 14 के अंदर बुक के पीछे वाले क्वेश्चन 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखे। एक वेरी शॉर्ट जिसे अति लघुतरात्मक बोलते हैं हिंदी के अंदर, एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसे लघुतरात्मक बोलते हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन मतलब निबंधात्मक क्वेश्चन। और आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर अपन क्या करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैं क्वेश्चन क्या है वो भी बता रहा हूँ और आंसर क्या है वो भी मैंने लिख रखा है ना। सो अपन स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज एसक्यूएल। अब एसक्यूएल क्या है, जब एसक्यूएल मैंने स्टार्ट करवाया एकदम अच्छे से बताया था, लेकिन अभी अपन को एक बार फिर से ढंग से देख लेना है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो एसक्यूएल किसे कहते हैं, एसक्यूएल का जो पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो फर्स्ट लाइन ये लिख दी। सेकेंड लाइन लिखनी है, एसक्यूएल को किसने बनाया था, ANSI ने, मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और ये इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ रखी है बोर्ड के अंदर। ANSI की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और फिर एसक्यूएल के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो, मतलब सेलेक्ट कमांड के थ्रू आप एक्सेस करते हो। मैनिपुलेट कर सकते हो, मैनिपुलेट का मतलब उसमें चेंज करना, राम की जगह श्याम करना, श्याम की जगह राम करना, डिलीट करना, अपडेट करना। तो मतलब आप एसक्यूएल के अंदर क्या कर सकते हो, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, एसक्यूएल लेट्स एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस, मतलब एक्सेस और मैनिपुलेट एसक्यूएल के अंदर कर सकते हो। यू कैन यूज एसक्यूएल विथ एनी RDBMS ADBMS सॉफ्टवेयर। भाई एसक्यूएल को यूज़ करने के लिए किसी न किसी RDBMS के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, जैसे ओरेकल, DB2, MS Access, MySQL, NoSQL। आप किसी भी यूज़ करो और किसी भी RDBMS के सॉफ्टवेयर को यूज़ करो और उसमें आप एसक्यूएल का अप्लाई कर सकते हो। और अपन किसका यूज़ कर रहे हैं, ओरेकल का। तो 3 बातें ध्यान रखना जब आपसे पूछा जाए एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल को ANSI ने बनाया था। एसक्यूएल के अंदर अपन टेबल बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, या इसकी जगह आप बोल सकते हो कि यू कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा। ओके। और फिर एक चौथी लाइन अगर आप बताना चाहते हो तो आप बता देना कि भाई एसक्यूएल लैंग्वेज को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम एक RDBMS ADBMS की सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, अगर आप प्रैक्टिकल अप्लाई करना चाहते हो, जैसे ओरेकल, DB2 वगैरह रही है ना।
आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय एसक्यूएल फ्रॉम क्लोज। फ्रॉम क्या होता है, जैसे भाई अपन ने एक कमांड अपन ने देखी होगी सबसे ज़्यादा, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, वो फ्रॉम, ये देखो ये फ्रॉम आ गया ना, वो ही फ्रॉम है। फ्रॉम का यूज किसके साथ करते हैं, एक तो सेलेक्ट के साथ करते हैं, एक डिलीट के साथ करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम क्लोज यूज विथ सेलेक्ट एंड डिलीट स्टेटमेंट, ठीक है। फ्रॉम क्लोज यूज टू लिस्ट द टेबल, भाई अगर मैं सेलेक्ट स्टार स्टूडेंट लिख दूँ तो भाई सेलेक्ट स्टार स्टूडेंट लिखने का क्या मतलब है, फ्रॉम का मतलब कहाँ से कौन सी टेबल चाहिए आपको, तो फ्रॉम क्या डिनोट करता है कि कौन सी टेबल चाहिए आप लोगों को। तो फ्रॉम के अंदर थ्योरी में क्या लिखोगे, इसका यूज डिलीट के साथ भी करते हैं, मतलब डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, है ना, और इसके साथ इसका यूज सेलेक्ट के साथ भी करते हैं, मतलब डिलीट और सेलेक्ट के साथ फ्रॉम क्लोज का यूज़ करते हैं, और इसके द्वारा कौन सी टेबल आपको सेलेक्ट करनी है वो आपको बताता है ना। तो यहाँ पर देखो सिंटैक्स भी लिख दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, और फ्रॉम का मतलब ये फ्रॉम आ गया, और टेबल नेम का मतलब कोई भी टेबल नेम हो सकता है, और फिर एग्जाम्पल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये आ गया कीवर्ड, और फिर स्टूडेंट्स मतलब ये टेबल का नेम हो गया, है ना। तो आप सिंपल सा ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए फ्रॉम क्लोज क्या होता है तो आप बता देना फ्रॉम का यूज डिलीट या सेलेक्ट के साथ करते हैं, और फिर दूसरी लाइन आप ये लिख देना कि फ्रॉम के द्वारा कौन सी टेबल सेलेक्ट करनी होती है, उसके आगे उस टेबल का नाम लिखा जाता है, मतलब फ्रॉम के बाद में लिखा जाता है, और इसका सिंटैक्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और एग्जाम्पल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट क्लोज। सर क्लोज क्या होता है, कीवर्ड ही होते हैं, मतलब ये पहले से बने बने होते हैं, फ्रॉम क्लोज, सेलेक्ट क्लोज, वेयर क्लोज, ये सारे कीवर्ड होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसने पूछा सेलेक्ट क्लोज क्या होता है, भाई सेलेक्ट, और इसका अगर मुझे प्रैक्टिकली अगर एक एग्जांपल याद है तो मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मैं लिखता था, ये देखो सीधा एग्जांपल मैंने लिख दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट पूछा तो मैंने ऐसे अंडरलाइन कर दिया, अब इसी का मैंने सिंटैक्स बना दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मतलब स्टूडेंट की जगह मैंने क्या कर दिया, टेबल नेम। अब भाई सेलेक्ट क्या काम करता है, सेलेक्ट का मतलब मुझे अगर पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट लगाना पड़ेगा, या किसी एक रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है, मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SID असाइन 1, मतलब खाली एक रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, या मान लीजिए खाली एक कॉलम सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट SID फ्रॉम टेबल नेम। तो सेलेक्ट का यूज़ क्या करते हैं, या तो एक रो को सेलेक्ट करने के लिए, या पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए, या एक कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, ए सेलेक्ट स्टेटमेंट रिट्रीव रो, मतलब रो को रिटर्न करता है या कॉलम को रिटर्न करता है, ठीक है। पार्ट ऑफ DQL, मतलब ये DQL का पार्ट है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जैसे यहाँ पर ये देखो डायग्राम है ना, उसके अंदर DQL का पार्ट कौन सा है, सेलेक्ट है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सेलेक्ट क्या है, सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और इसका एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिंटैक्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सेलेक्ट के द्वारा अपन पूरी टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं, या किसी कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या किसी रिकॉर्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर आ गया होगा, मतलब सेलेक्ट आते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिख देना, इतने भी काम हो जाता है, मतलब सेलेक्ट का मतलब पूरी टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्टार लगाया, अगर कोई कॉलम का नाम लिखता तो सिर्फ कॉलम आता, सो आई नो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का मतलब है कि गिव द नेम एसक्यूएल कमांड इन एसक्यूएल। भाई गिव द नेम एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल के अंदर कौन कौन सी कमांड आती है, भाई एसक्यूएल के अंदर मैंने आपको बताया था ये 5 तरीके की कमांड आती है, एक तो DDL, एक DML, एक TCL, एक DCL और DQL। अब इनके बारे में मैं थोड़ा एक बार आपको बता रहा हूँ, वैसे इस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन एक बार आपको समझना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर फिर से एक बार आएगा, तो एक बार ध्यान से समझना। सर DDL का पूरा नाम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसके अंदर क्रिएट अल्टर ड्रॉप ट्रिंकेट रीनेम किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए DML क्या है, सर इसका पूरा नाम डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज है, इसमें डेटा मैनिपुलेशन किया जाता है, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट किया जाता है। सर TCL का पूरा नाम ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज है, इसके अंदर कमिट रोलबैक सेवपेंट का काम किया जाता है। DCL का मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, इसमें डेटा को कंट्रोल किया जाता है, मतलब ग्रांट रिवोक इसके अंदर कमांड है। DQL का मतलब सेलेक्ट, मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज जिसमें सिर्फ सेलेक्ट कमांड आती है। सर इन सब के बारे में अगर थोड़ी थ्योरी पता होनी तो देखो, क्रिएट है, क्रिएट का मतलब आप डेटाबेस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक आप डेटाबेस को बना सकते हो, एक आप टेबल को बना सकते हो, एक आप इंडेक्स को बना सकते हो, आप व्यू को बना सकते हो, मतलब डेटाबेस, टेबल, इंडेक्स, व्यू को बनाने के लिए क्रिएट कमांड। अब डेटाबेस, इंडेक्स, व्यू को हटाने के लिए ड्रॉप कमांड, और रीनेम का मतलब डेटाबेस, टेबल, इंडेक्स इनका नाम चेंज करने के लिए रीनेम कमांड। अब ट्रिंकेट का मतलब होता है सारे रिकॉर्ड को डिलीट करेगा,
अब ये मैंने प्रैक्टिकली आपको अच्छे से बता रखा है, इतना ध्यान रखना। और अल्टर का मतलब कोई एक नया कॉलम ऐड करना है या किसी कॉलम को हटाना है तो अपन अल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। शॉर्ट में इतना ध्यान रखना, मतलब कॉलम को ऐड करना है, डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, अल्टर। इंसर्ट का मतलब एक नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, जैसे मेरे पास 4 ही रिकॉर्ड थे, अब मैं 5 और रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ तो इंसर्ट। अपडेट का मतलब जैसे कहीं पर लिख रखा है राहुल और राहुल की जगह मुझे राम नाम लिखना है तो अपडेट कमांड का मतलब रिकॉर्ड में अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो अपडेट कमांड। और अगर मान लीजिए कॉलम में मॉडिफिकेशन मतलब कॉलम का नाम चेंज करना है या कॉलम को हटाना है या कॉलम को ऐड करना है तो अल्टर। और रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना है, जैसे भाई राहुल की जगह राम देना है तो अपडेट कमांड, 1 की जगह 5 देना है तो अपडेट कमांड। डिलीट कमांड का मतलब एक रिकॉर्ड को हटाना। और डिलीट और ट्रूनकेट में अंतर ये, ट्रूनकेट फास्ट होता है, डिलीट स्लो होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और ट्रूनकेट में सारे रिकॉर्ड एक साथ ही हटाएंगे, डिलीट में सारे भी एक साथ भी हटा सकते हो और एक भी हटा सकते हो। और कमिट का मतलब होता है डेटा को परमानेंट सेव करना, इतना ध्यान रखना। रोल बैक का मतलब मान लीजिए मैंने 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रखे हैं और अब मैं रोल बैक कर दूंगा तो 4 हो जाएंगे। रोल बैक का मतलब प्रीवियस स्टेटमेंट आना। सेव पॉइंट का मतलब डेटा को सेव करना, एक बार इतना ध्यान रखना। और इन तीनों का मैंने एक बार प्रैक्टिकल आप लोगों को करवाया नहीं है, मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको ज़रूर करूँगा, है ना। और इनका वैसे इतना एग्ज़ाम में यूज़ भी नहीं है, वैसे है थोड़ा बहुत मैंने बेसिक बता रखा है। DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ग्रांट। ग्रांट का मतलब परमिशन देना, भाई मेरी ये कोई टेबल है, मैं चाहता हूँ ये टेबल राहुल एक्सेस करे या सुनील एक्सेस करे, तो परमिशन देने के लिए अपन किस कमांड को यूज़ करेंगे, ग्रांट। और रिवोक का मतलब परमिशन लेना, मैंने बोला अब इस टेबल को कोई भी एक्सेस नहीं करेगा, तो रिवोक का मतलब परमिशन ले लेना और ग्रांट का मतलब परमिशन देना। और सेलेक्ट का मतलब मैंने बताया था किसी एक रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है या किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है या सारे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है तो अपन किसका यूज़ करते हैं, सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। बस इस क्वेश्चन के अंदर तो बेसिक ही पूछ रखा था, गिव द नेम SQL कमांड। SQL कमांड कौन कौन सी, DDL, DML, TCL, DQL, और इनके नाम बता देना बस, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। डिफरेंट बिटवीन यूनिक एंड प्राइमरी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है आपको बता रखा है, एक टेबल पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना कांस्टेंट कहलाता है। और कांस्टेंट को 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप जब टेबल क्रिएट करो या जब आप टेबल को अल्टर करो। और कांस्टेंट कई तरीके होते हैं, जैसे यूनिक, प्राइमरी, नॉट नल, डिफॉल्ट, चेक, इंडेक्स, फॉरेन की। अब इसमें इसने पूछा है कि भाई प्राइमरी यूनिक में अंतर क्या है। तो सबसे बड़ा अंतर है, इनको प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को बता रखा है। भाई प्राइमरी की के लिए क्या कीवर्ड यूज़ करता है, प्राइमरी की। और यूनिक की के लिए क्या कीवर्ड यूज़ करता है, खाली यूनिक। डज नॉट अलाउ नल वैल्यू। प्राइमरी की के अंदर आप वैल्यू खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब किसी भी रिकॉर्ड को खाली नहीं छोड़ सकते। और यूनिक की में आप खाली छोड़ सकते हो। अब एक टेबल में खाली एक ही प्राइमरी की होगी, अप्लाई वन टाइम इन वन टेबल। और एक टेबल के अंदर बहुत सारी यूनिक की हो सकती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कैसे प्राइमरी की अप्लाई करते हैं, 2 एग्जाम्पल बता रखे हैं। देखो, एक तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, SID इंट, और फिर प्राइमरी की लगा दिया। लास्ट में कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है इसमें। और अगर यूनिक की को अप्लाई करना हो कैसे करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, SID इंट और यूनिक, उसके आगे की नहीं लिखेंगे, खाली यूनिक लिखेंगे। अच्छा, एक और तरीका होता है प्राइमरी की को लगाने का, अल्टर कमांड के थ्रू भी लगा सकते हो आप। अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की ब्रैकेट में SID। और अगर यूनिक की को लगाना हो तो अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड यूनिक की और ब्रैकेट में SID। तो अगर आपसे यूनिक और प्राइमरी में अंतर पूछे तो 3 अंतर याद रखना। प्राइमरी की के लिए प्राइमरी कीवर्ड, यूनिक के लिए यूनिक कीवर्ड। प्राइमरी की को खाली नहीं छोड़ सकते, यूनिक की को खाली छोड़ सकते हो। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही लगेगी, यूनिक की एक टेबल में एक से अधिक लग सकती हो। प्राइमरी की का 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डेटाबेस इंस्टेंस एक्सप्लेन। व्हाट आर द इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस, ऐसा क्वेश्चन था बट गलती से मैंने ऐसे लिख दिया, डेटाबेस इंस्टेंस एक्सप्लेन, है ना। तो डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है, खाली क्वेश्चन में ये ध्यान रखना व्हाट इज इंस्टेंस। तो इंस्टेंस के अंदर थ्योरी में क्या लिख रखा है, इंस्टेंस इज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन करंटली स्टोर्ड इन ए डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए एक टेबल है ना। अब इस टेबल के अंदर भाई मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टूडेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, या तो टेबल बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या अपन इसे फाइल बोलते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एंटिटी, और या इसे अपन क्या बोलते हैं, रिलेशन। इसके मैंने कई नाम आप लोगों को बता रखे हैं। और ये जो सिंगल अंडरलाइन कर रखा है उसे अपन क्या बोलते हैं, या तो एट्रीब्यूट बोलते हैं, है ना, और या अपन इसे फील्ड बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, कॉलम। और ये जो 1A डैश लिख रखा है, 2B डैश लिख रखा है, इसे अपन क्या बोलते हैं,
रो बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं या टपल बोलते हैं, याद हो तो आप लोगों को, सब मैंने आप लोगों को बता रखा जब DBMS आप लोगों को करवाया था, है ना। तो इंस्टांस का मतलब क्या होता है कि ये पूरा डेटाबेस का, ये पूरी टेबल का ओवरऑल स्ट्रक्चर, अगर मैं ऐसे बोलूँ ना ये पूरी टेबल है, और इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर मेरे से पूछा जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता रखा है, टेबल का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर या डेटाबेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर। और अब इस टेबल के अंदर मैंने लास्ट काम क्या किया है, लास्ट काम ये किया है कि मैंने 2B और डैश इसको इंसर्ट किया है। तो ये इस टेबल का क्या हो जाएगा, इंस्टांस, उस पर्टिकुलर मोमेंट का जो आपने लास्ट काम किया है वो उस टेबल का इंस्टांस हो जाएगा, बट वो पर्टिकुलर मोमेंट। तो इसलिए यहाँ पर थ्योरी क्या लिख रखी है, इंस्टांस द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन करंटली स्टोर्ड इन ए डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। मतलब आपने टेबल में जो भी लास्ट काम किया, जैसे मान लीजिए मैंने A की जगह यहाँ पर Z कर दिया, तो ये Z क्या हो गया, इस टेबल का इंस्टांस हो गया, मतलब एक घटना हो गई, है ना। तो बस ये वर्ड आना चाहिए, इंफॉर्मेशन करंटली स्टोर्ड इन ए डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू यूज़ ऑर्डर बाय क्लॉज इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर ऑर्डर बाय क्लॉज का कैसे यूज़ करते हैं भाई, ऑर्डर बाय होता क्या है, ठीक है। अब ऑर्डर बाय का मतलब, जैसे मान लीजिए ये एक टेबल ऐसे मैंने बना रखी है, टेबल का नाम स्टूडेंट है, ठीक है, और इसमें एक SID है 2 1 3 4 और S नेम है, और इसमें ABCD। अब भाई ऑर्डर बाय क्लोज को किसी भी कॉलम पर लगाते हैं, अभी ये एट्रीब्यूट पर लगाते हैं, जिस एट्रीब्यूट पर लगाया उसके सारे रिकॉर्ड को या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे आपसे पूछा जाए ऑर्डर बाय क्या होता है, सर रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए अपन किस क्लोज का यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय क्लोज का। तो यहाँ पर थ्योरी में ही लिख रखा है, ध्यान से देखना, द ऑर्डर बाय क्लोज इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। नाम से पता चल रहा है भाई, ऑर्डर बाय क्लोज को एक टेबल में, ये टेबल स्टूडेंट है, किसी भी कॉलम पर लगाते हैं, मान लीजिए इस कॉलम पर लगाया, उसके सारे रिकॉर्ड को क्या कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब 1 2 3 4 कर देगा। अभी 2 1 3 4 है ना, 1 2 3 4। अगर डी असेंडिंग करेंगे तो 4 3 2 1 आ जाएगा। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ द DESC कीवर्ड। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करना है तो DESC कीवर्ड। अब इसका देखो सिंटैक्स क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, ठीक है, ऑर्डर बाय कॉलम का नेम EAC या DAC में लिख देना है। एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय SID का मतलब ये, ठीक है, और DAC कर दिया। DAC का मतलब अब क्या आ जाएगा, खाली ये जो स्टार फ्रॉम मतलब पूरी टेबल आएगी, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। 4 के सामने क्या आ जाएगा, D आ जाएगा क्योंकि D है, 3 के सामने C आ जाएगा, और 2 के सामने A, 1 के सामने ये जो B लिख रखा है, ठीक है। तो ऑर्डर बाय क्लोज का शॉर्ट फॉर्म में इतना ध्यान रखना, रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, और डिसेंडिंग करना है तो DESC कीवर्ड का यूज़ करना होता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज नल इन एसक्यूएल। नल क्या होता है एसक्यूएल में, जैसे भाई ये एक टेबल है, अब इस टेबल के अंदर ये SID S नेम ये एट्रीब्यूट है, अब या ये पूरा अगर मान लीजिए SID 1 2 3 से बोलूँ तो ये पूरे कॉलम हो गया, ये भी एक कॉलम हो गया। तो जिस कॉलम में वैल्यू खाली होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, नल वैल्यू। इतना सीखा है, जैसे इसमें खाली है तो नल वैल्यू। तो यहाँ पर ही लिख रखा है व्हाट इज़ नल, तो सीधा सीखे ए फील्ड विथ ए नल वैल्यू, जिस फील्ड के अंदर, भाई अब इसे अपन क्या बोलते हैं, या तो एट्रीब्यूट बोलते हैं या फील्ड बोलते हैं, 2 नाम बताए थे ये जो अंडरलाइन कर रखा है। जिस एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू नहीं हो उसे नल कहते हैं, या जिस फील्ड में कोई भी वैल्यू नहीं हो उसे क्या बोलते हैं अपन, नल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये लिख रखा है, तो ए फील्ड विथ ए नल वैल्यू आर कॉल्ड नल। वी विल हैव टू यूज़ द इज नल एंड इज नॉट नल ऑपरेटर। भाई नल को चेक करने के लिए अपन 2 ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एक इज नल और एक इज नॉट नल, है ना। और नल हमेशा किस पर अप्लाई किया जाता है, एनी फील्ड या कॉलम पर, जो भी है, किसी भी फील्ड या कॉलम या एट्रीब्यूट पर। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये अप्लाई कर रखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर S नेम इज नल। भाई जिसका नाम खाली है वो रिकॉर्ड आ जाए, स्टार का मतलब पूरी टेबल आएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मतलब पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई, वेयर S नेम इज नल जिसका नाम खाली है वो रिकॉर्ड आ जाए। तो इस टेबल के अंदर क्या आ जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा 2 अंडरस्कोर आ जाएगा। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इज नल की जगह इज नॉट नल कर देता हूँ, इज नॉट नल, तो यहाँ पर जो खाली है मतलब ये वाला नहीं आएगा, और बाकी 1A और 3C दोनों आ जाएंगे। और ये मैंने प्रैक्टिकल आप लोगों को अच्छे से बना रखा है। तो सिंपल सा पूछे नल क्या है, जिस फील्ड के अंदर कोई वैल्यू नहीं उसे नल बोलते हैं,
और नल को चेक करने के लिए दो ऑपरेटर होते हैं, इजनल और इजनोटनल। इजनल ये चेक करता है वो खाली है, और इजनोटनल वही चेक करता है कि वो जो खाली नहीं है वो आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट फंक्शन। अब एग्रीगेट फंक्शन किसे कहते हैं भाई? सिंपल सा चीज़ है, अप्लाई एनी कॉलम, मतलब जैसे ये है तो मैं किस पर लगाऊंगा? किसी भी कॉलम या फील्ड या एट्रीब्यूट पर लगाऊंगा, ठीक है। अब जिस फील्ड या एट्रीब्यूट पर लगाया उसके सारे रिकॉर्ड है ना, उनको कैलकुलेट करेगा और एक आउटपुट दिखा देगा। जैसे मान लीजिए एग्रीगेट फंक्शन मैंने किस पर लगाया? SID पर, तो मैंने लिख दिया एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई एनी फील्ड, और सेकंड मैंने लिख दिया कि भाई इसके जितने भी रिकॉर्ड है उनका कैलकुलेशन करेगा 1 2 3 का, और फिर आउटपुट एक दे देगा। जैसे एग्रीगेट फंक्शन के जो टाइप होते हैं वो एक मिन है, एक मैक्स है, एवरेज है, सम है, काउंट है। मान लीजिए मैंने सम लगाया, तो सम एग्रीगेट फंक्शन की थ्योरी क्या होगी? सम को आप किसी भी एक कॉलम पर लगोगे, SID पर लगाया, उसके सारे रिकॉर्ड 1 2 3 मतलब इनको जोड़ा तो 6 आ गया, और एक आउटपुट क्या दे दिया? 6 दे दिया, है ना। तो यही है कि अप्लाई एनी कॉलम एन एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म ए कैलकुलेशन ऑन ए सेट ऑफ वैल्यू। सेट ऑफ वैल्यू का मतलब जिस कॉलम पर आपने लगाया उसकी सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा और रिटर्न एक सिंगल वैल्यू, एक सिंगल आउटपुट दे देगा। जैसे मैंने सम लगाया तो 1 2 3 टोटल हो गया 6 और 6 आउटपुट दे दिया, है ना। और ये एग्रीगेट फंक्शन के टाइप है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया। फिर से मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। एग्रीगेट फंक्शन को किसी भी कॉलम पर लगा सकते हैं, जिस कॉलम पर लगाया उसके जितने भी रिकॉर्ड है उन्हें कैलकुलेट करेगा और एक आंसर दे देगा। और एग्रीगेट फंक्शन 5 तरीके के होते हैं, मिन, मैक्स, एवरेज, सम, काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई वी यूज़ ग्रांट कमांड इन SQL। ग्रांट कमांड का मतलब क्या होता है? जैसे भाई एक डेटाबेस है, या मान ली एक डेटाबेस है जिसका नाम स्कूल है और उसके अंदर बहुत सारी टेबल बना रखी है, टीचर, स्टूडेंट। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो टेबल है स्टूडेंट, उस स्टूडेंट टेबल को मैं किसी दोस्त को एक्सेस करने की परमिशन देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगा? ग्रांट। भाई मैंने एक टेबल बना रखी है और मैं चाहता हूँ इस टेबल को सुनील एक्सेस कर ले, तो मैं किस कमांड का यूज़ करूँगा? ग्रांट। ग्रांट का मतलब परमिशन देना। तो भाई यहाँ पर ये लिख रखा है, SQL ग्रांट कमांड यूज टू प्रोवाइड एक्सेस ऑफ प्रिविलेज ऑन द टेबल और डेटाबेस। भाई अगर आपको डेटाबेस किसी दूसरे बंदे को एक्सेस करवाना है, उसको परमिशन देनी है, तो ग्रांट कमांड का यूज़ करो। या टेबल को एक्सेस करवाना है, परमिशन देनी है, तो ग्रांट कमांड। आप शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हो, गिव परमिशन आर कॉल्ड ग्रांट कमांड। अगर ये वर्ड लिख दो, प्रोवाइड एक्सेस और प्रिविलेज, तो बहुत ही बढ़िया है। एक्सेस और प्रिविलेज का मतलब एक डेटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन देना या एक टेबल को एक्सेस करने की परमिशन देना किसी दूसरे को। अब ये कैसे देंगे, इसका सिंटैक्स होता है। वैसे इसका मैंने प्रैक्टिकल करवाया नहीं है, कभी कराऊंगा मैं आप लोगों को आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर। ग्रांट प्रिविलेज नेम। प्रिविलेज नेम का मतलब आगे आपको बता जाएगा, ऑन टेबल नेम, ठीक है। अब जैसे ग्रांट मैंने बोल दिया, मेरी एक टेबल है जिसका नाम स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट पर आप सेलेक्ट कमांड का यूज़ कर सकते हो, अपडेट कमांड का यूज़ कर सकते हो, डिलीट कमांड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फिर ऑथर का नाम क्या है, मैंने बोल दिया कि विक्रम नाम का लड़का है, ठीक है। वो मेरी जो स्टूडेंट की टेबल है उस टेबल में सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर अगर लिख दिया दीपक, तो दीपक नाम का एक लड़का हो जाएगा, और मेरी जो टेबल बना रही है स्टूडेंट, उस पर वो सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट। अगर मैं कोमा लगाकर ड्रॉप कर दूंगा तो वो ड्रॉप भी हो जाएगा। अगर विक्रम के साथ कोमा मैंने दीपक कर दिया तो विक्रम और दीपक दोनों ही स्टूडेंट टेबल के अंदर सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। तो अगर किसी अदर यूज़र को आप अपने डेटाबेस या टेबल को एक्सेस करने की परमिशन देना चाहते हो तो अपन किसका यूज़ करेंगे? ग्रांट। और एक रिवोक होता है, रिवोक का मतलब परमिशन वापस लेना, ठीक है। अब एक नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का, व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ SQL। SQL का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? भाई SQL के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ SQL एग्जांपल, जैसे भाई सेलेक्ट है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, फ्रॉम, टेबल का नेम, वेयर, कंडीशन। तो SQL के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ अपन 3 क्लोज यूज़ करते हैं, एक सेलेक्ट का, एक फ्रॉम का और वेयर का, बस यही है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ SQL, तो SQL का स्ट्रक्चर होता है, जैसे C के अंदर स्ट्रक्चर होता था ना, स्ट्रक्चर ऑफ C, उसमें कमेंट्स लिखते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी लिखते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं, लोकल डिक्लेरेशन लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखते हैं। वैसे SQL का स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ 3 क्लोज आते हैं, सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर। और इसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया सेलेक्ट कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड। जैसे मैंने लिख दिया सेलेक्ट SID, S नेम, S एड्रेस, और डॉट डॉट एन का मतलब और भी हो सकते हैं। फ्रॉम, टेबल का नाम स्टूडेंट, वेयर, SID असाइन वैन जिसकी ID 1 हो, बस। अब सेलेक्ट के बारे में मैंने आपको बता रखा है, वो जो मैंने पहले बता रखी है क्वेश्चन नंबर 3 में या 2 में है, उसमें देख लेना।
और फ्रॉम के बारे में बता रखा और वेयर के बारे में लिख दिया, सेलेक्ट रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे मैंने बोल दिया कि जिसकी आईडी 2 है तो वही आएगा, जिसकी आईडी 2 से ज़्यादा है तो आ जाएगा, मतलब वेयर का मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना। सो आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 14 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन के अंदर थोड़ा स्पीड बढ़ाने का प्रयास ज़रूर किया है, इसलिए किया है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने मिड जब टॉपिक करवाए थे उसमें मैंने आपको अच्छे से बता रखे है ना। अब जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा उसमें अपन शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, मतलब लघुतरात्मक क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट आए तो आप मुझे तुरंत कॉल कीजिए, क्लियर है ना। ओके, तो मिलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।